वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट वीडियो का कुछ ही पार्ट अपलोड हो पाया है तो हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं कि जो हम पढ़ रहे थे पैरासिटिज्म वाला पॉइंट। अब जो बहुत सारे पैरासाइट्स हैं वो इवॉल्व हो चुके हैं कैसे, होस्ट स्पेसिफिक, मतलब जिस पे उनको रहना है, जिस पे फीड करेंगे उसके लिए वो स्पेसिफिक हैं। दे कैन पैरासाइट ओनली अ सिंगल स्पीशीज़ ऑफ होस्ट। इसका मतलब है होस्ट स्पेसिफिक का मतलब कि वो एक ही स्पीशीज़ के लिए, एक ही होस्ट के लिए पैरासाइट इन सच अ वे दैट बोथ होस्ट एंड पैरासाइट टेंड टू को इवॉल्व। तो क्या होंगे, पैरासाइट और होस्ट दोनों ही साथ में एक साथ इवॉल्व करेंगे, दैट इज़ को इवॉल्व। दैट इज़ इफ़ द होस्ट इवॉल्व स्पेशल मैकेनिज्म फॉर रिजेक्टिंग और रेजिस्टिंग द पैरासाइट। अगर होस्ट कोई ऐसा मैकेनिज्म अडॉप्ट करता है जिससे वो पैरासाइट को अपने ऊपर आने ना दे, रिजेक्ट करे, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा कर ले, तो पैरासाइट भी क्या करेगा, इवॉल्व करेगा अपने आप को। वो भी ऐसा मैकेनिज्म इवॉल्व करेगा कि वो उस चीज़ को काउंट्रैक्ट कर सके या फिर न्यूट्रलाइज कर सके और अपने होस्ट के ऊपर फीड कर सके इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल विद द सेम होस्ट स्पीशीज़, ताकि क्या हो सके, उसी होस्ट स्पीशीज़ के ऊपर वो सक्सेसफुल हो सके और उसी को अपना क्या, उस पर वो पैरासाइट आराम से रह सके। इन अकॉर्डेंस विद देयर लाइफ स्टाइल पैरासाइट्स इवॉल्व स्पेशल अडेप्टेशन सच एज द लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स। यहाँ से भी ये PYQ में पूछा गया है कि पैरासाइट क्या क्या करते हैं अपने लाइफ स्टाइल में, क्या इवॉल्व करते हैं, क्या ऐसे स्पेशल अडेप्टेंस हैं, जैसे कि वो लॉस कर देते हैं अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स का, प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन्स। एडेसिव ऑर्गन्स है, एडेसिव ऑर्गन्स क्या होता है, अगर किसी हमें किसी पे ऐसे मान लो ये रॉक है और ये कोई हो, तो इसकी ये एडेसिव ऑर्गन्स हो जिस पे आसानी से चिपक जाएंगे और बॉन्ड बना लेंगे। जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, एडेसिव बॉन्ड मतलब दूसरे सरफेस के साथ एकदम टाइटली बॉन्ड बना लेना, वो दैट इज़ एडेसिव नेचर। उनके पास क्या होता है, एडेसिव ऑर्गन्स होते हैं, सकर्स होते हैं टू क्लिंग ऑन द होस्ट। इनके पास सकर्स होंगे अपने होस्ट पे चिपकने के लिए। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, अपना ये डाइजेस्टिव सिस्टम का लॉस कर देते हैं। और हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है, क्या होती है, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। ये PYQ आया है कभी, उसमें क्या किया गया है कि हमें पूरी लाइन कई बार होता है एक साथ पढ़ लेते हैं कि लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। तो क्या पढ़ लिया कि रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी भी वो लॉस कर देगा, और एग्जामिनर ने ये पॉइंट भी मेंशन किया हुआ था। तो बच्चों को लगा हाँ ये तो सही है, हमने पढ़ा है, और वो टिक कर दिया, वो आंसर गलत हो गया। यहाँ क्या दिया, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है। तो ये सारे उसकी अडेप्टेशंस हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ द पैरासाइट्स आर ऑफन कॉम्प्लेक्स। जो लाइफ साइकिल है पैरासाइट की क्या है, कॉम्प्लेक्स है, इन्वॉल्विंग वन और टू इंटरमीडिएट होस्ट, या तो एक या दो इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं या फिर वैक्टर्स होते हैं, ताकि पैरासिटाइजेशन जो हो प्राइमरी होस्ट का आसानी से हो पाए। द ह्यूमन लीवर फ्लूक, अब जो ह्यूमन लीवर फ्लूक है, जो ह्यूमन में रहता है, लीवर फ्लूक क्या है, एक ट्रेमाटोड पैरासाइट है। वो डिपेंड करता है दो इंटरमीडिएट होस्ट पे, एक स्नेल और एक फिश। और है क्या वो लिवर फ्लूक, कहाँ रहने वाला है, इंसान के ऊपर। तो जो ये लिखा है, जो ह्यूमन लिवर फ्लूक, तभी लिखा गया कि जो लाइफ साइकिल है कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि वो एक या दो से ज़्यादा इंटरमीडिएट होस्ट या फिर वेक्टर पर डिपेंड होता है, ताकि अपना जो उनका पैरासिटिक नेचर है उसको फैला सकें। तो जो लिवर फ्लूक है, जो एक ट्रेमाटोड पैरासाइट है, वो दो इंटरमीडिएट होस्ट पर डिपेंड करता है, पहली है स्नेल और एक है फिश, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। वहीं पर जो मलेरियल पैरासाइट है उसको वेक्टर की आवश्यकता है, दैट इज़ मॉस्कीटो, दैट इज़ फीमेल एनोफिलीज, टू स्प्रेड टू द अदर होस्ट, ताकि दूसरे होस्ट तक वो स्प्रेड हो सके। मेजॉरिटी ऑफ द पैरासाइट हार्म द होस्ट, ज़्यादा जो पैरासाइट होता है वो अपने होस्ट को हार्म ही करते हैं। दे मे रिड्यूस द सर्वाइवल, उनका सर्वाइवल रिड्यूस करते हैं, उनकी ग्रोथ को और उनका रिप्रोडक्शन होस्ट का, एंड रिड्यूस इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी, और क्या कम कर देता है उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, N से। दे माइट रेंडर द होस्ट मोर वनरेबल टू प्रिडेशन बाय मेकिंग इट फिजिकली वीक, वो क्या करते हैं, अपने होस्ट को इतना फिजिकली वीक बना देंगे कि उनका जो प्रिडेशन है आसानी से हो पाए। डू यू बिलीव दैट द आइडल पैरासाइट शुड बी एबल टू थ्राइव इन द होस्ट विदाउट हार्मिंग इट, क्या ऐसे पैरासाइट्स होते हैं आइडल की जो होस्ट पे तो रह रहा है लेकिन उसको कोई हार्म ना करे। देन वाई डिड नेचुरल सिलेक्शन लीड टू द इवोल्यूशन ऑफ सच टोटली हार्मलेस पैरासाइट, तो ऐसा क्यों नहीं होता। ऑब्वियसली बात है, पैरासाइट क्या है, वो होस्ट पे रहेगा और उसी को हार्म करेगा, उसी पे फीड करेगा। हमने इंट्रैक्शन क्या पढ़ा था, एक का फ़ायदा हो रहा था वहाँ पे पैरासिटिज्म का और एक का नुकसान। पैरासाइट एट फीड, अब जो पैरासाइट एक्सटर्नल सरफेस पे फीड करते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म के, उनको एक्टोपैरासाइट कहा जाता है। मतलब हमारे पैरासाइट्स दो टाइप के होते हैं, एक्टो एंड एंडो। एक्टो वो है जो बाहर सिर्फ सरफेस पे फीड करेगा, और एंडो जो है जो अंदर जाके, इनसाइड जाके फीड करेगा, दैट इज़ एंडो पैरासाइट।
द मोस्ट फैमिली एग्जाम्पल ऑफ दिस ग्रुप आर लाइस ऑन द ह्यूमन्स। तो जो जुए होती हैं, लाइस ऑन ह्यूमन्स, ये किसका एग्जाम्पल है? एक्टोपैरासाइट्स का। एंड टिक्स ऑन द डॉग, जो डॉग्स में टिक्स पड़ जाती हैं, वो एक्टोपैरासाइट्स का एग्जाम्पल है। बहुत सारी मैराइन फिश हैं इन्फेस्टेड विद एक्टोपैरासिटिक कोपोड्स, जो एक्टोपैरासाइट कोपोड्स के साथ रहती हैं। कसकटा है, एक पैरासिटिक प्लांट है, वो कॉमनली फाउंड कहाँ मिलता है? हेज ऑफ द प्लांट। और लॉस्ट इट्स क्लोरोफिल एंड लीव्स इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। और इसने क्या लॉस कर दिया? अपना क्लोरोफिल और अपनी लीव्स। किसके लिए? इवोल्यूशन के लिए। किस प्लांट ने? कसकटा प्लांट ने। इट ड्राइव इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट विच इज़ पैरासाइट्स। ये क्या करते हैं? अपना न्यूट्रिशन होस्ट प्लांट से लेते हैं। अब जो फीमेल मॉस्किटो है उसको हम पैरासाइट नहीं कंसिडर करते, ऑल्दो इट नीड्स अ ब्लड फॉर द रिप्रोडक्शन। उसे हमारा ब्लड चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए, लेकिन तब भी उसको पैरासाइट में कंसिडर नहीं करते, क्योंकि वो पैरासाइट नहीं है, वो एक वेक्टर का काम करती है। वो उस मलेरियल पैरासाइट्स जो हैं हमारे, उसको बॉडी में जाके सिर्फ ट्रांसफ़र करने का काम कर रही है, दैट इज़ वेक्टर। इन कंट्रास्ट, अब जो इसके अगेंस्ट में, इसके कंट्रास्ट में जो एंडोपैरासाइट्स हैं, जो कहाँ रहने वाले हैं? इनसाइड द होस्ट रहने वाले हैं, बॉडी पे डिफरेंट साइट्स पे, जैसे लिवर पे मिलेंगे, किडनी पे मिलेंगे, लंग्स, रेड ब्लड सेल्स एक्सेट्रा। तो जो लाइफ साइकिल होती है एंडोपैरासाइट्स की, वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि उनको एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन चाहिए हमारी बॉडी के अंदर सर्वाइव करने के लिए। देयर मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर आर ग्रेटली सिंप्लीफाइड विद एम्फसाइजिंग देयर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। और ऐसे होता है चाहिए कि उनका जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है उस पर ज़्यादा फोकस करें वो, तो ऐसे उनकी चेंजेस होता है उनकी बॉडी में, ऐसा इवोल्यूशन उनके देखने में मिलता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म इन द बर्ड इज अ फैसिनेटिंग एग्जांपल ऑफ पैरासिटिज्म इन विच पैरासिटिक बर्ड्स ले इट्स एग इन द नेस्ट इन इट्स होस्ट एंड लेट द होस्ट इंक्यूबेट देम। तो ब्रूड पैरासिटिज्म में हम क्या देखते हैं? जो बर्ड है वो क्या करती है? अपने एग को अपने होस्ट के नेस्ट में ले कर देती है और होस्ट को ही क्या? इंक्यूबेट कराती है उनसे। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, जो इवोल्यूशन है, तो जो एग हुए पैरासिटिक बर्ड के, वो भी इवॉल्व हुए ताकि वो रिजेंबल करे होस्ट के एग से, ताकि होस्ट उनको पहचान ना पाए और उनको डिस्कार्ड ना कर दे। तो क्या इवोल्यूशन हुआ? जो पैरासिटिक बर्ड के एग थे वो होस्ट के एग्स की तरह सिमिलर हुए साइज़ में, कलर में, ताकि जो चांसेस हैं होस्ट रिजेक्शन के, कि होस्ट उसको हटा दे, कि होस्ट बर्ड उसको डिटेक्ट कर दे कि फॉरेन एग्स है, मेरे एग्स नहीं है, और उन्हें बाहर नेस्ट से फेंक दे। ट्राई टू फॉलो द मूवमेंट ऑफ कुकू। तो कौन दिखाता है ब्रूड पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल? कुकू, कोयल। एंड द क्रो इन योर नेबरहुड पार्क ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन स्प्रिंग टू समर। इनका ब्रीडिंग सीजन क्या होता है? स्प्रिंग से समर के बीच का। तो उसमें हमें क्या देखने मिलेगा? ब्रूड पैरासिटिज्म। तो ब्रूड पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है कोयल, कुकू एंड द क्रो। तो यहाँ पे पैरासिटिज्म हमारा कंप्लीट हुआ। हमने पूरा पैरासिटिज्म देखा, क्या होता है, कैसे फीड करते हैं, होस्ट स्पेसिफिक होता है, फिर दोनों को इवॉल्व करते हैं, इनकी लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि ये एक या दो इंटरमीडिएट होस्ट पे रहते हैं अपनी लाइफ को, साइकिल को पूरा करने के लिए। हमने लिवर फ्लूक का एग्जाम्पल देखा इसमें, बाइंड, और हमने फिश का एग्जाम्पल देखा, कसकटा प्लांट का एग्जाम्पल देखा। फिर हमने देखा कि दो टाइप के पैरासाइट्स होते हैं, एक्टो एंड एंडो। एक्टो जो सरफेस पे रहने वाले, जैसे कि लाइस ऑन ह्यूमन, स्कैल्प और टिक्स और ये सारी चीज़ें। फिर एंडो का देखा जो हमारी बॉडी के अंदर रहने वाले हैं, ये सारी चीज़ें। अब कमेंसलिज्म में इंट्रैक्शन में देखा था कि एक का फ़ायदा और दूसरे को कोई असर ही नहीं पड़ता, दैट इज़ न्यूट्रल, ना ही उसको हार्म होगा ना ही उसको फ़ायदा होगा। दिस इंट्रैक्शन विच वन स्पीशीज इज बेनिफिट, एक का बेनिफिट होगा, द अदर इज नीदर हार्म नॉर बेनिफिटेड। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं, हमें इसमें बेसिकली एग्जाम्पल्स याद रखने हैं हर इंट्रैक्शन के, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं और वो भी पूछते हैं कि क्या मैकेनिज्म को इवॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें। एन ऑर्किड ग्रोइंग एन एफीफाइट, जो ग्रोइंग एक ऑर्किड ग्रोइंग एफीफाइट है मैंगो ब्रांच पे, किसका एग्जाम्पल है? कमेंसलिज्म का। बार्निकल जो ग्रो करती है बैक ऑफ द वेल, वो भी कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे ना मैंगो ट्री को अब कुछ बेनिफिट हो रहा है, ना ही वेल को कुछ हो रहा है। अब जो कैटल एग्रेट होते हैं, ग्रेजिंग कैटल में रहते हैं, क्लोज एसोसिएशन में कैटल एग्रेट होते हैं, मतलब जो गाय भैंस चढ़ते हैं ना, उनके ऊपर छोटे छोटे से वो रहते हैं। जब वो चढ़ती हैं ऐसे घास में, तो उस छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं बाहर, तो वो जो कैटल एग्रेट होते हैं वो उनको फीड करते हैं उन पर। तो यहाँ क्या हो रहा है? उनका तो फ़ायदा हो रहा है और गाय भैंसों का कोई नुकसान नहीं हो रहा। A sight you most likely to catch if you live in a farm rural areas is a classic example of commensalism. क्या है classic example? That is cattle ergot वाला। The ergot always forage close to the where the cattle are grazing. जो ergots होते हैं वो वहीं पे रहते हैं जहाँ पे जो कैटल्स वगैरह चरती हैं, ग्रेस करती हैं, क्योंकि बिकॉज द कैटल एज द मूव, जैसे वो चलती हैं, इस तरफ अपने सर को ऐसे ऐसे हिलाती हैं और फ्लश आउट करती हैं इंसेक्ट्स को फ्रॉम द वेजिटेशन से। इसके वेजिटेशन से जब वो फ्लश आउट करती हैं तो वो खा लेती हैं उनको, वरना उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा ऐसे खाना।
Egret always forage close to the where the cattle are grazing because the cattle as they move stir up and flush out the insect from the vegetation that otherwise might be difficult for the egret to find and catch क्योंकि बहुत छोटे छोटे होते हैं वो. Another example of commensalism क्या है? Interaction between sea anemone and that has a stinging tentacle and a cloned fish. अब ये भी पूछा जाता है, ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, ये कई बार पूछा भी गया है कि सी एनेमोन किसका एग्जाम्पल है? इट्स commensalism का. दैट लिव्स अमंग दैम. अब जो फिश है वो प्रोटेक्शन मिलता है उसको प्रीडेटर से विच स्टे अवे फ्रॉम द स्टिनिंग टेंटिकल्स, क्योंकि क्या है इसके पास स्टिनिंग टेंटिकल्स हैं, तो उससे जो फिश है प्रोटेक्शन मिल जा रहा है. द एनिमोन डज नॉट अपियर टू ड्राइव एनी बेनिफिट बाय होस्टिंग द क्लोन फिश. अब यही इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये याद रखना कि यहाँ पे एनिमोन का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, यहाँ फिश का फ़ायदा हो रहा है, उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है क्योंकि जो हमारा एनिमोन उसके पास क्या है? स्टिनिंग टेंटिकल्स हैं जिससे उसका जो प्रीडेटर है फिश का वो उसके पास नहीं आ पाता. अब ये म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखा रखा है, अभी हम म्यूचुअलिज्म पढ़ेंगे तो उसी का दिखा रखा है. पहले दिखा रखा है म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन फिग ट्री एंड अ वास्प. किसका एग्जाम्पल है? ये वास्प और फिग ट्री का एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म में. दूसरा है यहाँ पे वास्प लेंगे आई ना फिग फ्रूट. अब ये जो क्या है? ये वास्प के एग हैं जो उसने लेकर है इस फ्रूट के अंदर, फिग के अंदर. फिग दैट इज़ जहाँ तक है फिग मतलब अंजीर होता है मेरे हिसाब से, कंफर्म नहीं है, एक बार चेक कर लेना. और नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज़ म्यूचुअलिज्म. दिस इंट्रैक्शन कन्फर्म्स बेनिफिट ऑन बोथ द इंट्रैक्टिंग स्पीशीज़. अब म्यूचुअलिज्म में क्या है? दोनों ही स्पीशीज़ का क्या होने वाला है? बेनिफिट होने वाला है. लाइकेन रिप्रेजेंट, हाँ फिग अंजीर ही होता है, कंफर्म. अब जो लाइकेन्स हैं वो रिप्रेजेंट करता है एक इंटीमेट म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन अ फंगस एंड द फोटोसिंथेटिस एल्गी और साइनोबैक्टीरिया. अब जो लाइकेन है वो किस में रहता है? एक रिलेशन में रहता है, इंटीमेट म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप. किसके बीच में होता है? फंगस और एक फोटोसिंथेटिक, या वो एल्गी हो सकती है या फिर साइनोबैक्टीरिया. एक एग्जाम्पल है लाइकेन. दूसरा सिमिलरली जो माइक्रोरहिजा होता है वो किसके साथ एसोसिएशन रहता है? फंजाई के साथ और रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स. तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कन्फ्यूजन में. ये तो लाइकेंस का सबको याद ही रहता है कि फंजाई है, एल्गी है, और कई बार ये यहाँ पे क्या हो सकता है? एल्गी के अलावा साइनोबैक्टीरिया भी हो सकता है. दूसरा है हमारा माइकोरहिजा. माइकोरहिजा में फंगाई तो मिलेगी ही, और कौन मिलेंगे? रूट्स ऑफ हायर प्लांट. द फंजाई हेल्प द प्लांट. अब फंजाई का क्या काम है? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है. द फंजाई हेल्प द प्लांट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. क्या करती है फंजाई? जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको एब्जॉर्ब करके देती है सॉइल से. वहीं पर जो प्लांट होता है क्या करता है? फंजाई को एनर्जी रिच यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट, सिंपल सी बात है, उसको खाना देगा. फंजाई को फूड देगा प्लांट, और फंजाई का काम क्या है? जो भी आवश्यक न्यूट्रिएंट्स हैं उनको सॉइल से एब्जॉर्ब करके प्लांट को देना. The most speculative and the evolutionary fascinating example of the mutualism are found in the plant-animal relationship. सबसे ज़्यादा स्पेक्टिकुलर मतलब देखने लायक और इवोल्यूशनरी फैसिनेटिंग एग्जाम्पल म्यूचुअलिज्म का कहाँ देखने मिलता है? प्लांट एनिमल रिलेशनशिप में. प्लांट्स नीड द हेल्प ऑफ एनिमल फॉर पॉलिनेटिंग देयर फ्लावर्स एंड डिस्पर्सिंग देयर सीड्स. प्लांट्स को क्या आवश्यकता है? उनको एनिमल्स की आवश्यकता है पॉलिनेशन के लिए, अपने फ्लावर के लिए और अपने सीड्स को डिस्पर्स कराने के लिए. एनिमल्स ऑब्वियसली हैव टू बी पेड फीस. एनिमल्स को क्या दी जाती है? फीस दी जाती है फॉर द सर्विस दैट प्लांट एक्सपेक्ट फ्रॉम देम. प्लांट ऑफर करते हैं रिवॉर्ड या फिर फीस इन द फॉर्म ऑफ पॉलन और नेक्टर के फॉर्म में फॉर द पॉलिनेटर्स एंड द जूसी एंड द न्यूट्रिशियस फ्रूट्स फॉर द सीड डिस्पर्सर्स. किसके लिए देते हैं वो? क्या देते हैं? पॉलन देते हैं, नेक्टर देते हैं पॉलिनेटर्स के लिए, और जूसी और न्यूट्रिशियस फ्रूट्स देते हैं सीड डिस्पर्सर्स के लिए. यहाँ डिफ्रेंशिएट किया गया है कि पॉलिनेटर को क्या मिलने वाला है रिवॉर्ड में, और जूसी और न्यूट्रिशियस फ्रूट किसको मिलेगा? तो ये याद रखना है, पॉलन और नेक्टर पॉलिनेटर्स को मिलता है, जूसी और न्यूट्रिशियस फ्रूट जो सीड को डिस्पर्स कराते हैं उनको मिलता है. तो ये याद रखना है. नेक्टर और पॉलन किसको मिलने वाला है? पॉलिनेटर. पी फॉर पॉलन, पी फॉर पॉलिनेटर, और नेक्टर भी वही है. तो नेक्टर एंड पॉलन किसको मिलेगा? पॉलिनेटर को. और जूसी फ्रूट और न्यूट्रिशियस फ्रूट्स किसको मिलेगा? सीड डिस्पर्स करने वाले को. बट the mutually beneficial system should also be safeguarded against the cheaters. अब इस सिस्टम को चीटर से भी बचाना होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि
फॉर एग्जाम्पल एनिमल दैट ट्राई टू स्टील नेक्टर, जो नेक्टर चुराने की कोशिश करते हैं विदाउट एडिंग इन पॉलिनेशन, बिना पॉलिनेशन कराए. नाउ यू कैन सी वाई द प्लांट एनिमल इंट्रैक्शन ऑफन इवॉल्व को एवोल्यूशन ऑफ द म्यूचुअलिस्टिक. तो यहाँ से क्या पता चला कि प्लांट और एनिमल भी आपस में को एवोल्यूशन शो करते हैं. दैट इज इवोल्यूशन ऑफ द फ्लावर एंड इट्स पॉलिनेटर स्पीशीज आर टाइटली लिंक्ड विद वन अदर. अगर फ्लावर में इवोल्यूशन हो रहा है तो जो उसकी पॉलिनेटर स्पीशीज है जो पॉलिनेशन कराएगी उसमें भी इवोल्यूशन होगा. इन मैनी स्पीशीज ऑफ फिग ट्रीज, बहुत सारी स्पीशीज़ में देखा जाता है फिग ट्रीज़ की कि देयर इज़ अ टाइट 1-to-1 रिलेशनशिप होता है पॉलिनेटर स्पीशीज़ और वास्प, पॉलिनेटर स्पीशीज़ ऑफ वास्प. इट मीन्स अगर गिवन फिग स्पीशीज़ को पॉलिनेट करेगा उसका, it means that a given fig species can be pollinated only by its partner wasp species and no other species. कि मतलब जो अब फिग को पॉलिनेट करना है कि जो फिग ही स्पीशीज़ की जो पॉलिनेशन होगा सिर्फ उसका पार्टनर वास्प ही कर सकता है, कोई और स्पीशीज़ वो पॉलिनेशन नहीं करा सकती. जो फीमेल वास्प है यूज़ करती है fruit not only as a oviposition egg laying but uses the developing seeds within the fruit for the nourishing its larva. सिर्फ एग ले के लिए ही वो उस चीज़ को यूज़ नहीं करती. एग लेइंग का एक और नाम है दैट इज़ ओविपोजिशन. ये हमें याद रखना है. फ्रूट का जो इस्तेमाल है सिर्फ ओविपोजिशन मतलब एग लेइंग के लिए नहीं किया जाता. अब जो डेवलपिंग सीड्स हैं फ्रूट्स के अंदर ही वो उसको यूज़ करती है अपने लार्वा को नरिश करने के लिए. अब जो वास्ट पॉलिनेशन है, The wasp pollinates the fig inflorescence while searching for its suitable egg laying sites. और pollination कैसे हो जाता है? क्योंकि जो वास्प स्पीशीज़ है वो जगह ढूंढ रही होती है कि किस जगह पे वो अपने एग ले करे, तो उस जगह को ढूंढते ढूंढते वहाँ पे उनका पॉलिनेशन हो जाता है. इन रिटर्न फॉर द फेवर ऑफ द पॉलिनेशन हो गया. फिग ऑफर करता है वास्प को कुछ उसके डेवलपिंग सीड्स एज अ फूड फॉर डेवलपिंग वास्प लार्वा, उसके लार्वा के लिए कि लो कुछ खाना ले लो अपने बच्चों को फीड कर दो, दैट इज़ अपने लार्वा को. ये एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा. नाउ मूविंग टूवर्ड्स अनदर एग्जाम्पल दैट इज orchid shows a bewildering diversity of the floral pattern, many of which have evolved to attract the right pollinator insect. अब इनके पॉलिनेटर क्या है? बीज एंड बम्बल बीज. किसके पॉलिनेटर्स हैं? ये ऑर्किड के. ये क्या करते हैं? एक ऐसा पैटर्न अपने अंदर बनाते हैं कि जो ये इनके पॉलिनेटर्स हैं इनकी तरफ अट्रैक्ट हो और इंश्योर करें गारंटीड पॉलिनेशन बाय इट. नॉट ऑल ऑर्किड ऑफर रिवॉर्ड्स, सारे ऑर्किड्स ऑफर रिवॉर्ड्स नहीं करते. जो मेडिटेरियन ऑर्किड है ऑफायरस वो क्या करता है? सेक्सुअल डिसेट दिखाता है टू गेट पॉलिनेशन डन. ये पूछ सकते हैं एग्जाम्पल कि कौन सा ऑर्किड में भी कौन सा ऑर्किड है जो ये चीज़ करेगा? मेडिटेरियन ऑर्किड दैट इज़ ऑफायरस एम्प्लॉय सेक्सुअल डिसेट. क्या दिखाता है? सेक्सुअल डिसेट. तो सेक्सुअल डिसेट कौन दिखाता है? नॉर्मल ऑर्चिड या फिर मेडिटेरियन ऑर्चिड. और मेडिटेरियन ऑर्चिड का नाम क्या है? ओफायरस. टू गेट द पॉलिनेशन डन बाय द स्पीशीज ऑफ द बी, वो सेक्सुअल डिसेट दिखाता है एक फिनोमेना. इसमें क्या होता है? एक पेटल जो है फ्लावर की, मेडिटेरियन ऑर्किड ऑफायरस की सेक्सुअल डिसेट शो करेगा. उसमें एक पेटल फ्लावर की क्या रिजेंबल करेगी कि वो फीमेल बी है साइज में, कलर में और मार्किंग्स में. तो किस चीज़, अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस चीज़ में रिप्रेजेंट करती है फीमेल की तरह? अपीयरेंस में, दैट इज़ उसके साइज़ में, कलर में और मार्किंग्स में. अब जो मेल भी है वो अट्रैक्ट हो जाएगी कि उसे तो ये लगेगा ये फीमेल है, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे? सूडो कॉपुलेशन, दैट इज़ सूडो कॉपुलेट्स, दैट इज़ सेक्सुअल डिसेट कि उसने फॉल्स रिजेंबल करी कि वो एक फीमेल है और मेल उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ और वहाँ पे सूडो कॉपुलेशन हो गया विद द फ्लावर. एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस डस्टेड, जो पॉलन थे फ्रॉम द फ्लावर उसके उस पर डस्टेड गिर गए. इसी सेम तरीके से जब बी सूडो कॉपुलेट करेगी अब दूसरे फ्लावर के साथ तो ट्रांसफ़र हो जाएंगे उसके पॉलन जो पहले वाले फ्लावर से उसके ऊपर डस्टेड हुए थे और इस तरीके से उनका पॉलिनेशन हो जाता है. हेयर यू कैन सी हाउ को इवोल्यूशन ऑपरेट्स, कैसे को इवोल्यूशन ऑपरेट होता है. इफ़ द फीमेल बीज कलर पैटर्न चेंज, अगर फीमेल बी का कलर या पैटर्न चेंज होता है स्लाइटली भी किसी भी रीज़न की वजह से, तो इवोल्यूशन पॉलिनेशन सक्सेस विल बी रिड्यूस. तो पॉलिनेशन का जो सक्सेस रेट है वो कम हो जाना है. अनलेस द ऑर्किड फ्लावर भी को इवॉल्व नहीं करेगा अपना उस फीमेल बी के साथ रिजेंबलेंस के लिए अपने आप को, मेंटेन द रिजेंबलेंस ऑफ इट्स पैटर्न टू द फीमेल बी. तो यहाँ पे भी क्या देखने मिलता है? को इवोल्यूशन देखने मिलता है. तो यहाँ पे ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया. अब हम लेकिन एक बार इसकी समरी भी रीड आउट करेंगे. जब हम पूरा चैप्टर कर रहे हैं तो हर एक चीज़ करेंगे, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे क्योंकि कई बार समरी से भी क्वेश्चन आ जाते हैं.
तो एज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द एबायोटिक दैट इज फिजियोकेमिकल फैक्टर्स। अब हमें यहाँ से क्या पता चला कि एबायोटिक फैक्टर्स का दूसरा नाम क्या है? फिजिको केमिकल फैक्टर्स। वहाँ पे स्टार्टिंग में सिर्फ हमने बायोटिक एंड एबायोटिक इंट्रैक्शन पढ़ा था। यहाँ पे हमने क्या, वहाँ की इकोलॉजी क्या है? स्टडी है क्या इंट्रैक्शन की ऑर्गेनिज्म के साथ और उसके एबायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स के साथ, यही पढ़ा था। अब यहाँ पे भी हम पढ़ रहे हैं, यहाँ इन्होंने पूरा अच्छे से समझाया है कि रिलेशनशिप है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बायोटिक दैट इज फिजिको केमिकल फैक्टर्स एंड द बायोटिक्स कंपोनेंट जैसे कि दूसरी स्पीशीज ऑफ द इन्वायरमेंट। इट इज़ कंसर्न विद द 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे 4 लेवल आती हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज एंड द बायो। इवोल्यूशनरी चेंजेस थ्रू नेचुरल सिलेक्शन टेक प्लेस एट द पॉपुलेशन लेवल। अब जो इवोल्यूशनरी चेंजेस हैं वो एक हमने समझा था पूरा कि इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होते, पॉपुलेशन लेवल पे होते हैं। वहीं उन्होंने लिखा है इवोल्यूशनरी चेंजेस कहाँ होते हैं और नेचुरल सिलेक्शन कहाँ होता है? पॉपुलेशन लेवल पे होता है। इसलिए पॉपुलेशन इकोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है इकोलॉजी का। अब पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन ग्रुप है इंडिविजुअल्स। अब ये क्वेश्चन पूछा गया कि पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन स्पीशीज शेयरिंग और competing for the similar resources in a defined geographical area। कैसा एरिया होना चाहिए? डिफाइंड, ना कि अनडिफाइंड, एक डिफाइंड एरिया होना चाहिए। पॉपुलेशन हैव एट्रीब्यूट्स दैट हैव इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डू नॉट। उसके पास जो एट्रीब्यूट्स हैं वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की नहीं हो सकते, दैट इज बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, एज डिस्ट्रीब्यूशन। ये पॉपुलेशन के पास ही मिलेगा। द प्रोपोर्शन ऑफ द डिफरेंट एज ग्रुप ऑफ मेल एंड द फीमेल इन अ पॉपुलेशन इज ऑफन प्रेजेंटेड ग्राफिकली एज अ एज पिरामिड। इट्स शेप्स इंडिकेट वेदर द पॉपुलेशन इज स्टेशनरी, ग्रोइंग और डिक्लाइनिंग। तो ये किस चीज़ की बात आ गई? हमने जो पिरामिड्स देखे थे कि वो क्या होता है, ये प्रोपोर्शन होता है अलग अलग एज ग्रुप के मेल और फीमेल का पॉपुलेशन में। जब उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो बनाते हैं एज पिरामिड और उनकी शेप ये इंडिकेट करती है पॉपुलेशन स्टेशनरी है, ग्रोइंग है, डिक्लाइन है। अब इकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एनी फैक्टर ऑन अ पॉपुलेशन आर जनरली रिफ्लेक्टेड इन साइज। मतलब अगर कोई भी फैक्टर इकोलॉजिकली जो फैक्टर्स हैं वो कहाँ रिफ्लेक्ट होंगे? पॉपुलेशन की साइज पे होंगे, दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी पे, विच मे बी एक्सप्रेस इन डिफरेंट वेज। जिनको हम डिफरेंट तरीके से दिखा सकते हैं, नंबर के फॉर्म में, बायोमास के फॉर्म में या परसेंट कवर के फॉर्म में, डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज़। ये स्पीशीज़ पे किस तरीके से डिपेंड करता है, ये किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना है, ये स्पीशीज़ पे डिपेंड करता है। पॉपुलेशन ग्रो थ्रू द बर्थ। अब जो पॉपुलेशन कैसे ग्रो करती है? पॉपुलेशन ग्रो थ्रू दी बर्थ एंड इमिग्रेशन। वही हमने देखा था कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी उसमें कौन कंट्रीब्यूट करेगा इंक्रीज़ करने में, कौन कंट्रीब्यूट करेगा डिक्रीज़ करने में। तो बर्थ और इमिग्रेशन इंक्रीज़ करते हैं, वहीं पर डिक्लाइन होता है डेथ और इमिग्रेशन से। जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो ग्रोथ कैसा मिलता है? एक्सपोनेंशियल होती है। बट व्हेन द रिसोर्सेज बिकम प्रोग्रेसिवली लिमिटिंग, जब लिमिटेड हो जाएंगे तो ग्रोथ कैसी मिलेगी? हमें वहाँ पर लॉजिस्टिक ग्रोथ देखने मिलेगी, जिसको हम वर्ल्ड पर लॉजिस्टिक ग्रोथ भी कहते थे। और उसकी हमने इक्वेशंस भी देखी। इन ईदर केस ग्रोथ इज अल्टीमेटली लिमिटेड बाय द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट। तो ग्रोथ जो लिमिटेड जाती है उसमें कौन आता है? दैट इज कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी को हम के से डिफाइन करते थे। और अब जो इंट्रिंसिक रेट है नेचुरल इंक्रीज का, दैट इज आर, ये मेजर है किस चीज़ का? इनहेरेंट पोटेंशियल है पॉपुलेशन टू ग्रो। अब ये नई चीज़ यहाँ से मिली कि इसे इनहेरेंट क्या कहते हैं? इनहेरेंट पोटेंशियल भी कहते हैं पॉपुलेशन की ग्रोथ के लिए। अब इन नेचर में बात की जाए तो इन नेचर जो पॉपुलेशन डिफरेंट स्पीशीज़ की एक हैबिटेट में डू नॉट लिव इन आइसोलेशन, वो अकेले में नहीं रह सकती, उसको इंटरेक्ट करना पड़ेगा अलग अलग तरीक़ों से, जिससे हमने पढ़ा पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, जिसमें हमने पैरासाइट देखा, कंपटीशन देखा, कमेंसलिज्म देखा, म्यूचुअलिज्म देखा। डिपेंडिंग ऑन द आउटकम दीज इंट्रैक्शन बिटवीन द टू स्पीशीज़ आर क्लासिफाइड एज अ कॉम्पिटिशन, जहाँ पे दोनों ही सफ़र करें। प्रिडेशन और पैरासिटिज्म, एक को फ़ायदा होगा एक को सफ़र करेगा। कमेंसलिज्म एक को फ़ायदा, दूसरे को ना कोई नुकसान ना कुछ। कमेंसलिज्म एक को नुकसान होगा, दूसरे को कोई असर नहीं पड़ेगा। और म्यूचुअलिज्म में दोनों ही बेनिफिटेड होगी। अब प्रिडेशन क्या है? प्रिडेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस थ्रू विच ट्रॉफिक एनर्जी ट्रांसफर। प्रिडेशन के ही थ्रू जो ट्रॉफिक एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती है, फैसिलेट होती है। और कुछ प्रेडेटर हेल्प करते हैं कंट्रोल करने के लिए प्रे की पॉपुलेशन में भी। प्लांट इवॉल्व करते हैं डाइवर्स मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल डिफेंस अगेंस्ट द हर्बीवोर। हर्बीवोर्स के अगेंस्ट उन्होंने क्या करा? सिर्फ केमिकली ही चीज़ नहीं, सिर्फ ग्लाइकोसाइड्स और निकोटीन ये सारे और स्टेफाइटिन जो हमने पढ़ते सिर्फ यही नहीं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी देखे थे, जैसे कैक्टस में थॉर्न्स देखे थे। इन कंपटीशन क्या होता है कि परस्यूम दैट द सुपीरियर कॉम्पिटिटर एलिमिनेट्स। हमने प्री एज्यूम कर लिया है कि जो सुपीरियर कॉम्पिटिटर है वो एलिमिनेट कर देगा इन्फीरियर वन को, दैट इज़ द कॉम्पिटिशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बट मैनी क्लोज रिलेटेड स्पीशीज़ भी इवॉल्व करती हैं साथ में रहते हुए, दैट इज़ को इवोल्यूशन। और क्या दिखाती हैं? को एग्जिस्टेंस दिखाती हैं।
सम ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग केसेस ऑफ द म्यूचुअलिज्म इन नेचर आर सीन इन प्लांट पॉलिनेटर इंट्रैक्शन। ज़्यादातर म्यूचुअलिज्म कहाँ देखने मिलता है? प्लांट पॉलिनेटर इंट्रैक्शन। तो यहाँ पे ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इकोलॉजी यूनिट का, जो एक काफ़ी बड़ा चैप्टर है और यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस भी आते हैं। मैंने हर एक लाइन को पूरा रीड करा है, कोई भी लाइन मिस नहीं करी है। इवन हमने साइंटिस्ट का भी देखा स्टार्टिंग से और लास्ट में हमने पूरी समरी भी कंप्लीट करी है। तो अब इसको पढ़ लेना, अगर जो भी डाउट हो तो मुझे बता देना, कमेंट में मेंशन कर देना, मैं पूरा ट्राई करूँगी कि उसको सॉल्व करूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। सॉरी, नेक्स्ट वीडियो से पहले हम इसके PYQs डिस्कस करेंगे कि जैसे कि मैंने कहा था हर चैप्टर के बाद हम हर उसके PYQs डिस्कस करेंगे, कुछ PYQs यहीं पे यूट्यूब पे। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं PYQ साथ, तब तक के लिए बाय बाय। उससे पहले इसको रीड कर लेना और कोई डाउट हो तो यहाँ पे कमेंट में मेंशन कर देना।